everyone, welcome back to Krishnomics channel. Today topic is nature and scope of macroeconomics, which inspired to H. Aluja book chapter 1. तो आज हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंस है, इनका कोर कंसेप्ट क्या है, इनका हिस्टोरिकल ओरिजिन कैसे हुआ और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किन मेजर इशू को सोल्व करती हैं और सरकार के लिए कैसे पॉलिसी इम्प्लीकेशन में इसका महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है और ये पूरी ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के हेल्थ को कैसे ठीक करने में मदद करती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट, एक कंज्यूमर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक मार्केट, इसका अध्ययन करती है। इसके हिसाब से ये प्राइस और रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल प्रोडक्ट, जनरल प्राइस लेवल, मतलब एग्रीगेट लेवल पर और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है। तो शुरू करते हैं, आगे क्या बात है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इवोल्व कैसे हुई है, कैसे इस बनकर आई है। तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे क्या हुआ, केन्जियन रिवॉल्यूशन देखने को मिला। कैसे? जब 1929 को ग्रेट डिप्रेशन, बहुत कई तरह के इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने को मिले, मैस अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी डिक्लाइन होने लगी और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी थी वहाँ पर वे फेल होने लगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत स्थिति गंभीर हो गई थी। 1933 में अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर पहुँच चुका था। 13 मिलियन यूएसए की 25% जो ग्रोथ यूथ पॉपुलेशन थी वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब वो अपना काम करना चाहती थी फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। और जे.एम. केन्स ने उस टाइम 1936 में अपनी एक बुक पब्लिश की, ए जनरल थ्योरी, जो चैलेंज करती है क्लासिकल के जो व्यू थे उसके ऊपर, जैसे सेज लो और बहुत से कंसेप्ट थे उनको चैलेंज करती है। ही एम्फसाइज एग्रीगेट डिमांड एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इन्होंने एग्रीगेट डिमांड और गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर जोर दिया है। तो क्या आगे ये किस किस इशू को सोल्व करने का काम करती है? सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग काम करने की इच्छुक है और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, उन्हें उनकी समस्या को सोल्व करने का, और जो देश की उसका जो नेशनल इनकम है वो भी लो होती जा रही है, उसको सोल्व करने का काम करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, एक देश के अंदर पूरे साल में जितने फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड सर्विस प्रोड्यूस होती है उनकी एक वैल्यू डिटरमाइन की जाती है और जो रिफ्लेक्ट करती है लिविंग स्टैंडर्ड को कि वहाँ के लोग कैसे हैं। वैसे ये एक्चुअल पैमाना तो नहीं होता पूरी लिविंग स्टैंडर्ड को मापने का, जो हमने एक पिछली वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। इन्फ्लेशन, एनालाइजिंग द क्यूज एंड इफेक्ट ऑफ राइजिंग जनरल प्राइस लेवल, मतलब आमतौर पर जो प्राइस होता है ना उस प्राइस का लेवल बढ़ने लगता है और उसी के इफेक्ट, उसी के कारण को समझाने का काम करते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बिजनेस साइकिल, मतलब अलग अलग तरह की फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, कभी बूम होता, कभी रिसेशन की तरफ चला जाता है। तो इन सब चीज़ों का जो एनालाइज है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू होता है। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एडिशनल कंसर्न क्या है। देखो क्या हुआ, 1970 के दशक में लोगों ने एक चीज़ फील की कि बहुत ज़्यादा तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं और साथ में गुड्स और सर्विस के प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन भी है। जब लोग बेरोजगार भी रहते हैं और जब इन्फ्लेशन भी रहता है और बढ़ता चला जाता है तो इन दोनों का जो को एग्जिस्टेंस है उसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये चैलेंज करती थी केन्जियन थ्योरी को, क्योंकि केन्जियन थ्योरी ने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया था। और इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब नेशनल इनकम में और पर कैपिटा इनकम में
टाइम टू टाइम चीज़ हमारी बने रहे, सस्टेन्ड रहे, टिकाऊ रहे, तो ऐसी ग्रोथ देने का भी काम करता है हमारा ये। और हम दूसरे देश के साथ जो ट्रेड करते हैं, जो ट्रांजैक्शन होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड, तो उसमें हमारा एक्सचेंज रेट निर्धारित और इन्फ्लुएंस होता है इसके थ्रू। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कैसे यूज करती है मैक्रो इकोनॉमिक को। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्स नीति बनाती है, एक्सपेंडिचर डिसीजन लेती है जो पूरी एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कि टैक्स को कम कर दिया, टैक्स कम करने से परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से क्या है, सरकार एग्रीगेट डिमांड को भी बढ़ा सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया जाता है, सरकार जैसे CRR है और जो भी जितने भी है वे कैश रिजर्व रेपो रेट हैं, इन चीज़ का क्या किया जाता है, इसके थ्रू ये मॉनेटरी पॉलिसी है जिससे सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम और ज़्यादा कर सकती है, जिससे एग्रीगेट डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है या कमी देखने को मिल सकती है। सप्लाई साइड पॉलिसीज़, इसमें क्या है, एग्रीगेट सप्लाई को टैक्स को कट कर दिया गया। अब क्या हुआ, जो इंस्टीट्यूट है एग्रीगेट सप्लाई का उसको स्टिमुलेट करने के लिए, तो इस तरह की नीति भी इसमें देखने को मिलती है। पोस्ट केन्जियन डेवलपमेंट मतलब केन्ज के बाद जो विकास हुए, मिल्टन फ्रीडमैन ने व्यू दिया मॉनेटरिज्म का। मॉनेटरी पॉलिसीज की टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड इन्फ्लेशन। इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत इम्पोर्टेंट बताया है इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के लिए। मनी सप्लाई को मैनेज कर हम डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स मतलब अगर हमें स्टैगफ्लेशन को कम करना हो तो क्या करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सरकार क्या करेगी, अगर उसको सप्लाई बढ़ाए अर्थात इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाए तो क्या होगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की तरफ रुख होगा और साथ में क्या होगा, जो महंगाई है सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, स्टैगफ्लेशन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और ग्रोथ भी प्रमोट होती है। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इस तरीके से काम करेगी। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, उन्होंने रैशनल एक्सपेंटेशन थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल अब तक अच्छे से बुद्धिमत्ता से डिसीजन ले सकता है और गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उसको भी लिमिट कर सकता है। अर्थात जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी वो पहले ही उसको जान लेगा, पता कर लेगा, जिससे वो अपनी जो पॉलिसी है उनको एडजस्ट कर लेगा आने वाले टाइम के लिए। इससे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं। न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है कि जो केन्जियन को सपोर्ट करने वाले इकोनॉमिक्स आए उन्हें न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स का कहा। केन्ज क्या कहता था कि कुछ भी मार्केट में चेंज होता है तो उसका जो प्राइस है वो स्टिक रहता है, वो इतनी जल्दी बदलता नहीं है, चाहे वेज हो चाहे किसी गुड्स सर्विस का प्राइस हो। तो उसी की स्टिकनेस को न्यू केन्जियन ने अपनी थ्योरी में इंट्रोड्यूस किया है। बात आती है अब वाई सेपरेट मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। तो हम क्यों मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी को अलग से अध्ययन करते हैं। पहला देखते हैं फ्लैसी ऑफ कंपोजिशन, मतलब कि व्हाट इज़ द ट्रू फॉर इंडिविजुअल इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर द होल इकोनॉमी। जो इंडिविजुअल के लिए सही है वो सबके लिए भी सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। उनके बिहेवियर, अगर देखो हम पूरे इकोनॉमी इंडिविजुअल लेवल को हम ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे करके हम पूरी होल इकोनॉमी का संतुलन तक नहीं जा सकते। हमें अलग अलग बिहेवियर होते हैं, कंज्यूमर के अलग अलग चॉइस होती है, तो उसको पूरे को देखने के लिए हमें एक अलग ही पर्सपेक्टिव का यूज करना होगा जो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, बचत अच्छी चीज़ है, हर कोई फ्यूचर के लिए पैसा बचाता है, लेकिन जब सब लोग एक साथ बचाते हैं तो कंजप्शन गिर जाता है, डिमांड कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जिससे पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाती है। तो इसका निष्कर्ष कह सकते हैं कि बचत इंडिविजुअल के लिए सही है पर पूरे देश के लिए
खराब हो सकती है। वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स, मजदूरी और बेरोजगार का संबंध। क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे पिगो कहते थे, अगर वेज कम करो तो फर्म ज़्यादा लोगों को काम पर रखेंगे, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। पर सच ये है कि अगर पूरे इकोनॉमिक्स में वेज को कम हो जाए तो लोगों के पास खर्चे के लिए पैसा कम होगा, डिमांड गिरेगी, फर्म ज़्यादा माल नहीं बेच सकेगी और वो और ज़्यादा लोगों को निकाल देगी। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एक इंडस्ट्री में वेज कट एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, पर पूरे इकोनॉमी में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जो पैराडॉक्स है ये जस्टिफाई कर देती है, बता देती है कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालाइज क्यों करना चाहिए और माइक्रो और मैक्रो दोनों एक दूसरे के किस प्रकार कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं, किस तरह के एक दूसरे के अलग अलग हैं, बट बोथ विटल फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। और दोनों क्या है, चाहे माइक्रो ही चाहे मैक्रो ही, दोनों ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक दूसरे के तरफ समर्थन भी दिखाते हैं ये एनालाइज करने के लिए कम्प्लीमेंट्री। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हमें इकोनॉमिक को, पूरी इकोनॉमिक को, वो होल फंक्शन को अच्छी तरीके से समझना हो तो हमें महत्वपूर्ण हमारी अंडरस्टैंड इकोनॉमिक को के लिए, अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंस्टेबिलिटी जैसे जो इशू को एड्रेस करना हो तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। अगर हमें एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, उसको पूरे उसके फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, प्रमोट करना है ग्रोथ को, तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम सरकार को अपनी फिस्कल मॉनेटरी डिसीजन को इन्फॉर्म करना है और सुधारना है तो पॉलिसी को गाइड करने का काम भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक वेलबींग। इकोनॉमिक्स को और अच्छे से समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है और इंडिविजुअल और बिजनेस डिसीजन को बनाने का काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक। If you want PDF then join the Telegram group, and if you want to buy book then also available Amazon link in the description. Thanks for watching, subscribe and